अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और साथ ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो यूनिट्स है उसको लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इसके अलावा यूजेस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी यहां पे इंपॉर्टेंस की जगह फॉर एग्जांपल कितने हेडिंग मैंने आपको बताए, 3 हेडिंग। इंपॉर्टेंस की जगह यहां पे एप्लीकेशन भी आ सकते हैं, यूजेस भी आ सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी का क्या यूजेस है, क्या एप्लीकेशन है और इसका अहमियत क्या है, ये एक ही चीज है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो मेजर टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया है। नंबर 1 पे आपके पास है प्रिडक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और नंबर 2 जो आपके पास है वो है प्रिडक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये दो मेजर टॉपिक्स। लेकिन यहां पे हमने प्रिडक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को आज के लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस करना है और लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस करना है प्रिडक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब सबसे पहले आपके पास प्रिडक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या है। दुनिया में जितने भी केमिस्ट है वो किसी भी रिएक्शन का यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का जब वो डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो वो किसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, केसी के थ्रू वो उसी रिएक्शन का, उसी रिवर्सिबल रिएक्शन का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं जितने भी केमिस्ट है दुनिया में। फॉर एग्जांपल अब अगर आप क्वेश्चन करें कि सर केसी के थ्रू कैसे आप मालूम कर सकते हो कि यहां पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है या वो बैकवर्ड है या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो उनके लिए आपने 3 केसेस को डिस्कस करना है, उनको आपने समझना है। समझने के बाद आपको फॉर एग्जांपल कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जब गिवन होगा उसका डायरेक्शन आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं कि यहां पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है या वो रिवर्सिव, फॉर एग्जांपल वो रिवर्स रिएक्शन है या वो फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल वो आप 3 केस, ये जो 3 केसेस है इनको समझने के बाद आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का डायरेक्शन आप खुद बता सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन करें कि सर कैसे, तो यहां पे पहला जो टॉपिक है उनके बारे में मैंने तो आपको बता दिया कि किसी भी रिएक्शन का जो डायरेक्शन है, प्रोडक्ट का मतलब रिएक्शन का जो डायरेक्शन है उसको आपने कैसे फाइंड करना है। उनको फाइंड करने के लिए कितने केसेस है, 3। There are 3 cases to predict the direction of a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करने के लिए 3 केसेस है। नंबर 1 आपके पास केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। लेकिन केस 1, केस 2 एंड केस 3 इनको समझने से पहले आपको अगर केसी और क्यूसी का जो डिफरेंस है उनके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको ये 3 केसेस भी समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले केसी क्या है और क्यूसी क्या है। ये केसी और क्यूसी अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपके लिए ये 3 केसेस जो ये भी इजी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास केसी इक्वल टू पी अपॉन आर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन यहां पे मैंने लिखा एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब होगी तो केसी इक्वल टू द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी को फॉर एग्जांपल केसी का नाम क्या है, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसके दरमियान रेशियो है, द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट at equilibrium position is known as equilibrium constant। अब अगर आप क्वेश्चन करें कि QC क्या है, QC आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज QC। QC का जो नाम है वो क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन इसका नाम, ठीक है। यानी QC का नाम क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन, और केसी का नाम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अगर आप क्वेश्चन करें कि सर दोनों का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है लेकिन फर्क तो सिर्फ यहां पे एक एट इक्विलिब्रियम और यहां पे आपने लिखा है एट एनी इंस्टेंट। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल इसको समझने से पहले यहां पे आपके सामने एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा
यहां से आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, यहां आपके पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। अब इसमें आपके पास जो रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल जो केमिकल रिएक्शन है, वो कौन सा है? हाइड्रोजन आयोडीन एज अ रिएक्टेंट है। और यहां पे प्रोडक्ट में किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हाइड्रोजन आयोडीन को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बना। और ये जो रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडीन कंबाइन होने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा टूटता है। किस में टूटता है? हाइड्रोजन और आयोडीन में। इस तरीके से ये रिएक्शन कंटिन्यू होता है, चलता रहता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर क्वेश्चन करें कि सर QC और KC, ये जो रिएक्शन है इस राउंड बॉटम फ्लास्क में, अब KC QC यहां पे कैसे हमने मालूम करना है? फॉर एग्जांपल, यहां पे हमने लेट किया कि यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, वो 20 मिनट के ऊपर हम अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जब आपस में इक्वल होता है, इक्वल होने के नतीजे में यहां पे एक स्टेट क्रिएट होता है। उस स्टेट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि 20 मिनट के बाद यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन प्रोड्यूस होगा, क्रिएट होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट होगा। कितने टाइम के बाद? 20 मिनट के बाद। और 20 मिनट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन जब क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के नतीजे में वहां पे एक कांस्टेंट होते हैं। उस कांस्टेंट का जो नाम है उसको क्या कहते हैं? KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्वेश्चन करें कि सर QC क्या है, यहां पे आपने कहा कि नहीं, मैंने इसका टाइम नोट करना है 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन, यानी इसका जो, फॉर एग्जांपल, यहां पे जो QC का जो वैल्यू है उसको मालूम करना है। फॉर एग्जांपल, कितने मिनट के बाद? 10 मिनट। अब 10 मिनट के बाद आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम किया। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो रिएक्शन क्वेश्चन है, यानी वो QC है। किसी भी टाइम पर आप जब मैंने क्या कहा? किसी भी टाइम पर आपने किस चीज का वैल्यू मालूम किया? QC का। किसी भी टाइम के ऊपर आप मालूम कर सकते हो, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपने मालूम नहीं करना है। अगर आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मालूम की तो उसको क्या कहते हैं? KC। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन अभी तक अचीव नहीं हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रिएट नहीं हुआ है, उससे पहले आपने यहां पे एक कांस्टेंट मालूम किया, फाइंड किया। उस कांस्टेंट को क्या नाम देना है? QC। उसका नाम क्या है? रिएक्शन क्वेश्चन। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा कि 20 मिनट पर आपने जो रीडिंग लिया, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेशो मालूम किया, 20 मिनट पर इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, तो वहां पे एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? KC, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। लेकिन किसी भी लम्हे पर आपने एक कांस्टेंट का वैल्यू मालूम किया, एक कांस्टेंट का, उस कांस्टेंट का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, बल्कि उस कांस्टेंट का जो नाम है वो रिएक्शन क्वोशिएंट है। ये दोनों में फर्क है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं? उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन किसी भी टाइम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो है, किसी भी लम्हे पर, उसको क्या कहते हैं? रिएक्शन क्वोशिएंट, यानी QC। उम्मीद है KC और QC समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपके लिए 3 केसेस जो है वो इजी है, बिल्कुल इजी। अब QC का डिफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशिएंट। किसी भी लम्हे पर आपने रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का जो रेशियो है, प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो है, उसको फाइंड किया। उस कांस्टेंट का नाम क्या है? रिएक्शन क्वोशिएंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं QC से। उम्मीद है कि QC और KC का जो डिफरेंस है इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं, आपके पास जो 3 केसेस है,
वो आपके पास कौन से केसेस है उसको हमने कैसे डिफाइन करना है। केस नंबर 1, व्हेन द वैल्यू ऑफ QC इज ग्रेटर देन KC एंड द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज रिवर्स। जब QC का वैल्यू ग्रेटर देन, ये सैंपल किस चीज का है, ग्रेटर, QC ग्रेटर देन KC, QC का जो वैल्यू वो ग्रेटर देन KC है, तो यहां पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, रिवर्स होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन करें कि सर एक एग्जांपल के थ्रू आप हमें समझाएं, QC ये रहा, QC का जो फार्मूला है ये QC है आपके पास। फॉर एग्जांपल QC इज इक्वल टू P अपॉन R। अब मुझे QC का जो वैल्यू है वो, फॉर एग्जांपल QC का यहां पे जो वैल्यू है उनको मैंने बढ़ाना है, उसका जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, प्रोडक्ट जो है उनको बढ़ाना है, प्रोडक्ट का जो तादाद है, जो क्वांटिटी है उनको बढ़ाना है, और रिएक्टेंट का जो तादाद है उसको कम करना है। क्यों? क्योंकि QC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P का मतलब प्रोडक्ट, P के साथ QC का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी QC को अगर आपने बढ़ाना है तो प्रोडक्ट बढ़ा दे, QC को अगर आपने कम करना है तो प्रोडक्ट कम कर दे और रिएक्टेंट बढ़ा दे, ये रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पे QC बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट है। अब यहां पे रिएक्टेंट कम है, रिएक्टेंट का जो मिकदार है वो कम है और प्रोडक्ट का मिकदार ज्यादा है। फॉर एग्जांपल जब मिकदार ज्यादा है तो रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो कौन सी साइड पर होगा, P से इस साइड पर होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6 है या 5 है, वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो यहाँ पे रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन जब मैक्सिमम होगा तो वहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ये लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन को जब मैंने डिस्कस किया था वहां पे एक्टिव मास का जो टॉपिक था, एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। ठीक है, तो वहां पे भी मैंने आपको उसी लेक्चर में भी मैंने बताया था। तो P प्रोडक्ट ज्यादा है जिसकी वजह से रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल अब आप मुझे खुद बता सकते हो, यहां पे एरो का जो फॉर एग्जांपल एरो का जो डायरेक्शन है वो कौन सी साइड पर है, रिवर्स है या नहीं, बिल्कुल रिवर्स है। अगर आप क्वेश्चन करें कि सर रिवर्स क्यों है, वजह इसलिए रिवर्स है क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट का तादाद ज्यादा है। जब तादाद ज्यादा होगा, ज्यादा होने के नतीजे में रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। यहां से ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के थ्रू ये केस नंबर 1 फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के थ्रू आपको समझ में आ सकता है और आया भी होगा, उम्मीद है। अब केस नंबर 2 आपके पास क्या है, when the value of QC is less than KC and the direction of a chemical reaction is forward। जब KC का वैल्यू ग्रेटर देन QC होगा, यानी QC का जो वैल्यू वो लेस देन KC, KC का वैल्यू ज्यादा है, QC का जो वैल्यू वो कम है। फॉर एग्जांपल तो यहां पे क्या होगा, जब KC का वैल्यू ग्रेटर है QC से, यानी QC का वैल्यू कम है किससे, KC से, तो यहां पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप दोबारा क्वेश्चन करें, QC का वैल्यू कम है, जब कम है तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट कम होगा। सर प्रोडक्ट यहाँ पे कम है और रिएक्टेंट ज्यादा होगा। अब फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट का मिकदार ज्यादा है। जब मिकदार ज्यादा है तो रिएक्शन का डायरेक्शन जो है वो कौन सी साइड पर होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। आप खुद भी यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन, ये आपके पास KC का जो वैल्यू है वो 3 है और QC का जो वैल्यू है वो 4 है, तो रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो कैसे होगा। आप मुझे बता सकते हो कि रिएक्शन का जो डायरेक्शन है सर यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स होगा, क्योंकि QC का वैल्यू ज्यादा है KC से। अब फॉर एग्जांपल KC का वैल्यू यहाँ पे आपके पास 4 है और QC का जो वैल्यू है वो आपके पास 5 है, तो अब रिएक्शन का डायरेक्शन कौन सी साइड पर होगा, रिवर्स होगा या फॉरवर्ड। तो यहाँ पे फिर आप बता सकते हो कि सर यहाँ पे रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा, क्योंकि QC का वैल्यू ज्यादा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे KC का वैल्यू आपके पास 2 है और QC का जो वैल्यू है वो 1 है, तो रिएक्शन का डायरेक्शन कौन सी साइड पर होगा, फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो क्योंकि KC का वैल्यू ग्रेटर देन QC, ये केस नंबर 2 है सर, यहाँ पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, ये आपके पास केस नंबर 2। अब हम मूव करते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 आपके पास क्या है, when the value of QC is equal to KC
and the direction of a chemical reaction at equilibrium position. जब QC इक्वल टू KC, KC का जो वैल्यू है वो जब बराबर हो जाए QC के, तो यहां पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा. फॉर एग्जांपल यहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शन है वो क्या होगा, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा. फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो यहां पे आपके पास ये आपके पास फॉर एग्जांपल दो व्हीकर्स है. ये एक व्हीकर है आपके पास, ये दूसरा व्हीकर है. ठीक है, अब इसमें कुछ बॉल पड़े हुए, ठीक है, 5-6 बॉल इसमें पड़े हुए हैं और यहां पे 6 बॉल है. ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, ये जो 6 बॉल हैं इसको यहां पे क्या करना है, एक स्टूडेंट यहां पे हमने बिठाया है और एक स्टूडेंट यहां पर भी हमने बिठाया है. अब इस स्टूडेंट को मैंने कहा कि यहां से 2 बॉल उठाने वहां पर, और इस स्टूडेंट को मैंने कहा कि यहां से 2 बॉल उठाने यहां पर रखनी. तो यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा. जब कंटिन्यू चलता रहेगा तो यहां पे ये जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल यहां पे और वहां पे तादाद बढ़ेगा नहीं. क्यों? क्योंकि यहां से 2 बॉल उठा रहे हैं और ये इसने 2 बॉल वहां पे रखे और इसने 2 बॉल यहां से उठाई यहां पे रखे. तो ये प्रोसेस जब कंटिन्यू होगा तो बॉल का जो तादाद है वो बढ़ेगा नहीं, एक कांस्टेंट पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही होगा. जिसकी वजह से अब यहां पे फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शन है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में. ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है. तो यहां पे क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है. इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब यहां पे केसी और क्यूसी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल कैसे, आपके पास केसी का वैल्यू यहां पे 4 है और क्यूसी का वैल्यू यहां पे 4 है. जब 4 है तो यहां पे केस कौन सा है, केस नंबर 3, और यहां पे रिएक्शन का डायरेक्शन कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही होगा. उम्मीद है ये 3 केसेस जो है ये समझ में आया होगा. अब इसका जो एक एग्जांपल है आपके पास वो क्या है, H2 + I2 और हाइड्रोजन आयोडीन का जब हमने रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना. ये आपके पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें हमने इस हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन किया. अब उस स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होता है कि केसी क्यूसी का वैल्यू फाइंड कैसे करते हो. इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. फॉर एग्जांपल इस बॉटम में आपके पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडीन है और फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड का. यहां से मैंने सैंपल लिया. ठीक है, सैंपल, यहां से जब आपने सैंपल लिया फॉर एग्जांपल, उसमें आपने चेक किया कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना है. फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आपके पास है फॉर एग्जांपल 0.1. ये किस चीज का कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन. और इस तरीके से दोबारा यहां पे मैंने चेक किया कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन कितना है, वो है आपके पास 0.2. फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से हम सपोज कर रिलेट कर रहे हैं. हाँ, आपके जहन में दूसरा भी क्वेश्चन होगा कि सर ये किस चीज के थ्रू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन या हाइड्रोजन किस चीज के थ्रू मालूम कर सकते हैं. ये आपके पास एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस के थ्रू आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपके पास फॉर एग्जांपल जितने भी रिएक्टेंट में आपके पास जितने भी एलिमेंट है वो आयोडीन है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तो उस डिवाइस के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं. यह हाइड्रोजन का है, ये आयोडीन का है. और इस तरीके से प्रोडक्ट में आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड का है, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका जो आपके पास है वो 0.4 है. फॉर एग्जांपल 0.4 है. अब यहां पे आपने क्या करना है, अगर आपने केसी का वैल्यू मालूम करना है तो इसके लिए आपने क्या करना है, या क्यूसी का. फॉर एग्जांपल केसी का वैल्यू आपके पास गिवन है, केसी का वैल्यू आपके पास क्या है, गिवन है, केसी इक्वल टू 56. फॉर एग्जांपल केसी का वैल्यू ये है. अब यहां पे आपने क्यूसी का वैल्यू मालूम करना है, किस चीज का, क्यूसी का. तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लें. लेने के बाद ये जो आपके पास एग्जांपल है, फिर यहां पे मैं आपको समझाऊंगा. अब क्यूसी के लिए आपने रिएक्शन को कैसे लिखना है, प्रोडक्ट क्या आपके पास H और I, ये रहा इसका पावर, क्योंकि यहां पे कितने 2. हाँ, आपके जहन में दूसरा भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर वहां पे केसी का आपने कोई यूनिट नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, इसका क्या वजह है.
इसका वजह यह है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर है, जिसकी वजह से किसी का कोई यूनिट नहीं है। इससे पहले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, वहां पे तीन केसेस मैंने डिस्कस किए थे, तो इसलिए वहां पे किसी का कोई यूनिट्स नहीं है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या आपके पास H2 और I2। अब इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करने, यहां पे आपके पास वैल्यू क्या है 0.4 और इसका पावर है आपके पास 2, नीचे आपके पास 0.1 था और 0.2 था। फॉर एग्जांपल 0.1 और 0.2। अब इसका जो फाइनल वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 0.8 आ गया। अपनी तरफ से मैंने सपोज किया कितना आ गया 0.8। 0.4 का स्क्वायर है और नीचे 0.1 0.2 और आखिर में जो वैल्यू आ गया क्यूसी का 0.8 है, या फॉर एग्जांपल 8 तक आएगा शायद। ठीक है, 8 है। अब यहां पे भी क्यूसी का कोई यूनिट नहीं है। अब क्यूसी का जो वैल्यू है वो 8 है और केसी का जो वैल्यू है वो 56 है, तो यहां पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा। यहां पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होगा। क्यों? केसी लेस देन क्यूसी है, केसी लेस देन नहीं बल्कि क्यूसी लेस देन केसी है, तो यहां पे रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, क्योंकि केसी का वैल्यू ज्यादा है, क्यूसी का वैल्यू कम है। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।